नमस्कार, चाय गरम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। आज चाय गरम बड़ा खास होने वाला है। चाय की एक एक सिप भी बड़ी खास होने वाली है। दरअसल रमजान शुरू हो गए हैं और आज से पहला रोज़ा है, तो मेरा जो रोज़ा है वो तो इसी चाय के साथ ही खुलने वाला है। लेकिन चाय गरम में हम शुरुआत करेंगे गर्मा गर्म खबरों के साथ। सबसे पहली जो खबर है वो है प्रियंका गांधी की नाराजगी को लेकर। प्रियंका गांधी नाराज है, और नाराज क्यों है? नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर है जो उन्होंने उनके पिता को लेकर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए दिखाते हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंची प्रियंका गांधी ने राष्ट्र कवि दिनकर की कविता के साथ पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका का अलग अंदाज देखने को मिला। वो रैली में पहुंचे लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत करती नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उनके पीएम मोदी पर अटैक को लेकर हुई। पीएम मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली में प्रियंका के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी करार दिया था। प्रियंका ने भी पीएम मोदी पर तीखा पलटवार किया। अंबाला की रैली में उन्होंने मोदी की तुलना महाभारत के एक किरदार से कर दी। चुनाव भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में है और अपनी असफलता छुपाने के लिए ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए, तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। अंबाला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा का मुकाबला बीजेपी के रतनलाल कठेरिया से है। प्रियंका जहां सैलजा के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। टीम न्यूज नेशन। तो देश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है और देश की राजधानी भी चुनावी रंग में रंगी हुई है। आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान से पहले ही दिल्ली एकदम से इस चुनाव में एकाएक गर्मा गई है। यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए। और जो जानकारी निकल के आ रही है, इस बार के मतदान से पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी, ये तीनों यहां पर कई सारी रैलियां करने वाले हैं। चुनावी राजनीति का केंद्र बनी राजधानी दिल्ली में सियासत का दंगल। 7 सीटों के लिए सुपरहिट मुकाबला। 12 मई को छठे चरण में राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजधानी में बेशक सीटें 7 ही हैं, लेकिन देश की सियासत में यहाँ के नतीजों का असर माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी दल इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। दिल्ली की इन सीटों के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी है। 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मेगा रैली करेंगे। पीएम की रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि लोगों को रैली स्थल तक लाने के लिए 5000 बसें बुक कराई गई हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के तमाम दिग्गज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ही नहीं, दिल्ली की सियासत में वापसी की उम्मीद लगाए कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर पार्टी का नया चेहरा बनकर उभर रही महासचिव प्रियंका गांधी भी दिल्ली में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी का रोड शो सहित कई जनसभाओं का कार्यक्रम है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े चेहरे भी दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। राहुल गांधी जी का पहला मीटिंग कल था चांदनी चौक में, और सेकंड मीटिंग भी होगा। 2 मीटिंग राहुल गांधी जी का हम पब्लिक मीटिंग अरेंज किया। डे आफ्टर टुमारो गीता कॉलोनी में एक बड़ा मीटिंग होगा। वो ईस्ट दिल्ली का कैंडिडेट का लवली जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। ये 2 पब्लिक मीटिंग राहुल जी का है और 2 रोड शो है प्रियंका जी का। कल ईस्ट दिल्ली में 3 किलोमीटर रोड शो है और उसके बाद साउथ दिल्ली में 2 किलोमीटर रोड शो है प्रियंका जी का। दिल्ली में छठे दौर की वोटिंग से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है।
पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेकर कांग्रेस पर बरसे। आप में हिम्मत हो तो कांग्रेस के वो पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है, आपके उस पूर्व प्रधानमंत्री के जिसको लेकर के 2 दिन से आप आंसू बहा रहे हो, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े। तो राजधानी में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पलटवार में देर नहीं की। आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। सियासत के जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत राजीव गांधी का नाम उछाला है। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि इसका उसे चुनाव में लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ लोगों की राय में बीजेपी का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली का सियासी दंगल वाकई दिलचस्प हो गया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली के दंगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर पड़े। और जब वो यहां पर आए तो अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने यहां की आम आदमी पार्टी सरकार को तो पहले घेरा ही, इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के शहजादे पहले फेल हो चुके हैं और इसीलिए जब वह फेल हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शहजादी को उतारा और उसके बाद क्या स्थिति हुई, मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अमेठी में अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए कम से कम भारतीय नारी की गरिमा का पालन ही करते नहीं, अमेठी के मासूम बच्चों को गाली सिखा रही है, गाली सिखा रही है। हमने कहा भी ये गाली इटली वालों को दिलवाइए, इटली में ननिहाल को दीजिए, भारत के बच्चों को गाली मत दीजिए, तो अच्छे संस्कार दीजिए, और नहीं तो भारत के बच्चे स्वयं ही स्वावलंबी बन जाएंगे, उन्हें गाली तो कम से कम मत सिखाइए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गड्ढों में बदल करके दिल्ली की भावनाओं को देश और दुनिया में जिस तरीके से धूल दूषित करने का प्रयास किया है। और आइए अब बात करते हैं सबसे हॉट सीट माने जाने वाली इस वाले लोकसभा चुनाव की, भोपाल सीट की, जहां पर बीजेपी ने हिंदू हृदय सम्राट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतार दिया तो कांग्रेस ने दाव खेला है दिग्विजय सिंह पर। लेकिन अभी भी दिग्विजय सिंह के आने के बावजूद कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं हिंदू वोट छिटक न जाए, और इसीलिए दिग्विजय सिंह बार बार अपनी रैलियों में साधु संतों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटर बाबा भी दिग्विजय सिंह के पक्ष में किस तरीके से साधु संतों को हाथ में लेकर उनकी जीत का दावा कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, आइए दिखाते हैं। सब साधु का कहना है, पूरे संत समाज का, कि राम राम ही अब की बार और बदल के रख दो चौकीदार। धुनी रमी हुई है, बाबा ध्यान मग्न है। इस पूजा पाठ का मकसद है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय की चुनाव में नैया पार लग जाए, और इसी के लिए बाबा का हठयोग जारी है। माना जा रहा है कि हिंदुत्व और कथित हिंदू टेरर जैसे मुद्दों पर छिड़े चुनावी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह ने ये नया दाव खेला है, जिसके तहत भोपाल के शिक्षा कॉलेज मैदान में हजारों साधु संत जुटे हैं और कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में साधुओं ने धुनी रमाई। संत अपनी धुनी हटियोग कर करके और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, धर्म से चलने वाले व्यक्तियों को आप विजयी बनाएं और नर्मदा का भक्त जो दिग्विजय सिंह है उसको लाखों वोट से विजयी हो सके। भोपाल के चुनाव को राजनीतिक हलकों में धर्म युद्ध की तरह प्रचारित किया जा रहा है। बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है और प्रज्ञा को हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस को डर है कि कहीं हिंदू वोटर उससे दूर न हो जाए, शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह के पक्ष में साधु संतों को उतारा गया है। कांग्रेस के इस कदम को साध्वी के खिलाफ काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं कंप्यूटर बाबा बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। बीजेपी सरकार ने अभी तक बेवकूफी बनाया सारे संत समाज को। इन्होंने राम मंदिर कहा था, 5 साल में राम मंदिर भी नहीं बना पाए और फिर ले गए आ गए। अब जनता जनार्दन संत समाज बेवकूफ नहीं बनेगी, अब राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं।
मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब वो हठयोग के जरिए दिग्विजय की जीत का दावा कर रहे हैं। हठयोग के लिए कंप्यूटर बाबा और उनके सहयोगियों ने 25 कुंड बनाए हैं, जहां धुनी रमाई है और एक साथ 25 साधु हठयोग कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में दिग्विजय सिंह का ये दाव कितना कारगर साबित होगा, कहना मुश्किल है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्य में लगे हुए हैं, राष्ट्र कार्य हमारे लिए प्रथम है, ये सब हमारे लिए विषय है ही नहीं, ये कोई हमारे लिए विषय है ही नहीं। मैं अपने कार्य में लगी हूँ। चुनाव में अपनी जीत का माहौल बनाने के लिए नेताओं के समर्थक अक्सर ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बड़ोदरा में मिर्ची यज्ञ किया गया था। दिग्विजय के समर्थन में साधु संत 8 मई को भोपाल में एक बड़ी शोभा यात्रा भी निकालेंगे और इसकी कमान कंप्यूटर बाबा के हाथ में है। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में करीब 7000 साधु संत शामिल हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बंगाल, जहां पर इस वक्त आन बान शान सब कुछ दांव पर है। यहां पर पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में जुबानी जंग चल रही है और वहीं पर ममता के गढ़ में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, उन्होंने हुंकार भरी है। आइए दिखाते एक रिपोर्ट। ममता दी, कान खोल कर सुन लो, जितने भी लोग वोट डालेंगे ना, उसमें भी आप चुनाव हारने वाली हो। 23 तारीख के बाद आपके कुशासन का अंत आने वाला है। मिशन पश्चिम बंगाल में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ से कुछ इसी अंदाज में हुंकार भरी। उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला। ममता बनर्जी खासतौर पर उनके निशाने पर रही। ममता दी ने कहा कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। ममता दीदी, आप मुझे बताओ, आप देश के संविधान में विश्वास करती हो या नहीं करती? चलते चलते अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर बंगाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे और उसके बाद ये घुसपैठियों को एनआरसी के तहत चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकाल देगा। 2019 के महामुकाबले में बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर टिकी है। पार्टी ने सूबे में 23 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो ममता बनर्जी बीजेपी की कोशिशों को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। टीम न्यूज नेशन। और आइए चाय गरम में आप बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर डबल अटैक किया। भाषण करते हैं मोदी जी, आदिवासियों की रक्षा करूंगा। अच्छा, आदिवासियों की रक्षा करोगे? मोदी जी एक बात समझा दीजिए मुझे, पेशा कानून का क्या हुआ? जमीन अधिग्रहण बिल का क्या हुआ? ट्राइबल बिल का क्या हुआ? पंचायती राज का क्या हुआ? 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए 15 लोगों को दिए हैं। मैं लाखों करोड़ रुपया, जितना पैसा चौकीदार ने 15 लोगों को दिया है, उतना पैसा मैं 25 करोड़ लोगों को देना चाहता हूं। जितनी गर्म ये चाय है उससे ज्यादा तो गर्म इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भदोही में किस तरीके से महागठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन करके सियासत में उबाल ला दिया है, आप खुद देखिए। छठे और सातवें चरण की वोटिंग के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया है। यूपी में महागठबंधन भी रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। जौनपुर और भदोही में एसपी बीएसपी की साझा रैली में दोनों पार्टियों के दिग्गज नजर आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महागठबंधन के मंच से बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया। लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में
बनाने में भी लगे हैं। मायावती के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। और जो लोग ये कह रहे हैं कि महामिलावटी गठबंधन है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि देश की राजनीति में महापरिवर्तन लाने का काम ये महागठबंधन करने जा रहा है। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। इधर मध्य प्रदेश में लगता है कि कर्ज माफी का जो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार की एक बार फिर से इसमें फहरिस्त में आगे बढ़ गया है। शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ सरकार पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर झूठे आंकड़े देने की बात कहते आए, तो अब कमलनाथ सरकार की तरफ से कुछ सबूत पेश किए गए। सिर पर सबूतों का गट्ठर लेकर शिवराज के घर की दौड़ लगाते हैं कांग्रेस के नेता, जो इन दिनों किसानों की कर्ज माफी को लेकर शिवराज के आरोपों के बाउंसर को झेल रहे हैं। लेकिन अब ये कांग्रेसी नेता डिफेंसिव होने की बजाय शिवराज को सबूत का आईना दिखाने के लिए उनके घर पहुंच गए। इनमें किसानों के नाम है, मोबाइल नंबर है, उनके पिताजी का नाम है, अकाउंट नंबर है, ये बताने के लिए कि इनको आप चेक कराओ ये किसानों का कर्जा माफ हुआ है कि नहीं। ये उसका प्रूफ है कि ये कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। हालांकि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेसी नेताओं के आने और सबूत दिखाने के बाद भी शिवराज संतुष्ट नहीं दिखे और इसका फैसला उन्होंने 23 मई पर छोड़ दिया, जब चुनावी नतीजे आएंगे। इसको आप चेक करा मत रहिएगा और नहीं तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा, का होगा, कुछ नहीं होगा। और ये आपको मेरी बात सच है या आप जो कह रहे हैं वो सच है, ये 23 के परिणाम से पता चलेगा।